मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग एक छोटा न्यूमेरिकल देखेंगे। कोशिश करेंगे आज ये लास्ट हो जाए। और नेक्स्ट हम लोग इसमें अब इंटरकूलिंग, रीहीटिंग और रीजनरेशन देखेंगे, कैसे हम वर्क आउटपुट इंक्रीज करेंगे किसी गैस टरबाइन साइकिल में, उसको देखेंगे। ठीक है। इन अ थ्री स्टेज एयर compressor in a three-stage air compressor, the inlet pressure is the inlet pressure is the inlet pressure is P1. Okay. Discharge pressure is P4. Discharge pressure is P4, and the intermediate pressure intermediate pressure PR pressure are P2 and P3, are P2 and P3, जिसमें कि P3 बड़ा होगा P2 से। ठीक है। The total pressure ratio of compressor is total ratio pressure ratio on this total pressure ratio, total pressure ratio the compressor is pressure ratio of the compressor is 10, and the pressure ratio of the stages of the stages are equal. The stages are equal. ठीक है। If P1 is equals to 100 kilopascal, the value of the pressure P3, value of the pressure P3 in kilopascal is, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि प्रेशर रेशियोज गिवन है और इनलेट प्रेशर दिया हुआ है P1, डिस्चार्ज प्रेशर दिया हुआ है P4, एंड ये भी बताया है कि P1, P2, P3, P4 में कैसे मूव करना है। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। देन हमसे बोला गया है कि टोटल प्रेशर रेशियो जो है 10 है, मतलब द प्रेशर रेशियो लेते हैं हायर अपन लोअर का, तो हम 10 लेंगे। तो क्वेश्चन से वही गिवन डेटा सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। गिवन डेटा हमें पहले लाइन से मिलना शुरू होना चाहिए। देखते हैं अगर लिखा है कोई न्यूमेरिकल टर्म तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा। तो हम जैसा देखेंगे, पहला क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़िए। इसमें लिखा है in a three-stage air compressor, the inlet pressure is P1. तो हमें ये पता चल गया है कि जो कंप्रेसर होगा वो 3 स्टेजेस में होगा। अब 3 स्टेज का डायग्राम कैसे बनाएंगे? 3 स्टेज कहने का मतलब है कि हम 3 स्टेज का डायग्राम बनाएं। और 3 स्टेज का डायग्राम कैसे बनाएंगे? 3 स्टेज का डायग्राम हमको बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे? मैं एक छोटा डायग्राम बनाऊं, यहाँ दिखना है, यहाँ देखते हैं। कंप्रेशन प्रोसेस एक बार हुआ,
कूल किया, 2 हुआ, 3 हुआ। ये 3 स्टेज का कंप्रेशन प्रोसेस बनेगा, 1 बार, 2 बार एंड 3 बार। 3 स्टेज में कंप्रेशन हो रहा है। इट मींस कि ये कोई प्रेशर होगा, ये एक प्रेशर होगा और एक ये प्रेशर होगा, एक ये प्रेशर होगा। मतलब एक लोअर प्रेशर होगा और एक हायर प्रेशर होगा। ठीक है, किस डायग्राम में हम देख रहे हैं, टी और एच की। एक लोअर प्रेशर होगा, यही साइकिल बनाते थे ना हम, एक प्रेशर के लिए बोला है, और प्रेशर्स भी होंगे। हम आपको ये पढ़ाएंगे जब इंटरकूलर देखेंगे तो हम लोग ये डायग्राम देखेंगे। लोअर प्रेशर आपको दिया है P1 और हायर प्रेशर दिया है डिस्चार्ज प्रेशर, तो फाइनल डिस्चार्ज प्रेशर है P4। P1 से P4 तक मूव कर रहा है, इट मींस P2 P3। और आपको ये पता है कि ऊपर वाला ये लाइन मैक्सिमम प्रेशर होता है, नीचे वाला लोअर प्रेशर होता है। तो यानी हम लोअर से मैक्सिमम की तरफ मूव कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, P1 से P2, P3 से P4। वो पहले लाइन में यही कहा है कि द 3 स्टेज एयर कंप्रेशन, द इनलेट प्रेशर इज P1, discharge pressure is P4 and the intermediate pressure are P2 and P3 जो कि बीच के हैं। The total pressure ratio of the compressor is 10। प्रेशर रेशियो जो दिया है वो 10 दिया है। तो मैं डेटा लिखना है, मैं क्वेश्चन को रफ करता हूँ और उसमें डेटा को हम लोग लिखेंगे। डेटा हमारे पास जो दिया है 10 दिया है प्रेशर रेशियो। ठीक है, प्रेशर रेशियो 10 दिया गया है। तो देखिए क्या दिया है, P4 by P1 is equals to 10। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास द रेशियो ऑफ द कंप्रेसर इज 10 and the pressure ratio of the stages are equal। मतलब जो स्टेजेस में कंप्रेशन होने वाला है P2 by P1 P3 by P4, P2 by P1 P3 by P2 P4 by P3। ठीक है, तो ये भी बराबर है। तो गिवन डेटा को लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया था P4 by P1 is equals to 10। रेशियो ऑफ द कंप्रेशन जो सिस्टम में होगा वो 10। Then the pressure ratio of the stages are equal। जो प्रेशर रेशियो है वो स्टेजेस में इक्वल है। इट मींस कि जो इक्वल होगा वो सारे स्टेज का प्रेशर सेम होगा। मतलब अगर हम उसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पहला एक स्टेज 2 और 1 के बीच में, दूसरा स्टेज 3 और 2 के बीच में, तीसरा स्टेज 4 और 3 के बीच में। तो हमने लिखा क्या, P2 by P1 सॉरी इक्वल टू, नेक्स्ट अब 3 और 2 के बीच में हायर अपॉन लोअर लिखते हैं, P3 अपॉन P2। नेक्स्ट इसके ऊपर वाले में 4 और 3 के बीच में P4 अपॉन P3, P4 अपॉन P3। बोला गया है कि वो प्रेशर रेशियो 10 है कंप्रेसर का और सब इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, सारे इक्वल है। तो इक्वल में कितने हैं ये तो हमको पता नहीं है, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन कैसे इसको 10 निकाला गया है, P4 by P1 कब आएगा, ये इक्वल है और 10 कब मिलेगा, हमको तब मिलेगा जब हम P4 by something multiply by this and this। हमारे पास 3 स्टेज में प्रेशर है तो हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, P4 और P1 तो देखा जाए तो यही वैल्यूज लिखी गई है। देखिए P2 by P1, P3 by P4, P3 by P2 and P4 by P3। अगर हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें P4 by P1 मिल जाएगा। क्यों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम P4 by P1 को इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम टर्म दे दें, अगर कुछ गेट एंड रहने दें, हम इसको नाम दे देते हैं RP, क्योंकि सब बराबर है तो हम 3 टर्म लिखने की जगह हम एक सिंगल टर्म नाम दे देते हैं RP प्रेशर रेशियो। इट मींस ये भी RP होगा, ये भी RP होगा, ये भी RP होगा। देखिए P4 by P3 भी RP है, P3 by P2 भी RP है, P2 by P1 भी RP है। कितना है ये, P4 by P1 के बराबर है, यही तो लिखा गया है।
ठीक है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन में बोला है इफ P1 इज 100 किलो पास्कल, वैल्यू दे दिया है क्या, P1 इज इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल of the pressure P3 is the value of the pressure P3 is what, ये आपसे पूछ रहा है किलो पास्कल। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। देखिए आपने गिवन डेटा लिख लिया जो दिया था, हम उस दिए वाले को यूज करेंगे। इसको आर पी लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई, इसको भी आर पी लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई, इसको भी हम आर पी लिख सकते हैं। क्यों, यही वहां पे लिखा है। इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, P4 बाई P1 के। P4 बाई P1 क्या है, 10। क्वेश्चन नहीं दिया है, हमें अलग से नहीं कुछ करना है, 10। जब हमने ये यूज किया है तब हमें एक चीज देखने को मिली, ये सारी वैल्यू इक्वल थी, जिसकी वजह से आरपी का पावर क्यूब एंड 10 मिला। तो हम यहाँ से आरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 का पावर 1/3, यानी आरपी हमें मिल गया। आरपी का करेंगे क्या, आरपी हमें हेल्प करेगा क्या, देखिए कुछ हेल्प करेगा, हाँ बिल्कुल। P3 कहाँ से मिल सकता है, P3 हमको या तो P3 बाई P2 से मिलेगा या P4 बाई P3 से मिलेगा। सपोज हमको P3 चाहिए तो हमको पहले P4 चाहिए होगा। P4 कहाँ से मिलेगा, दोनों अननोन है, सिर्फ एक ही नोन है। P3 बाई P2 में P3 चाहिए, P2 भी नहीं पता है, अननोन है। P2 बाई P1 में P1 नोन है, P1 नोन है, पता है। RP वैल्यू है हमारे पास, तो P2 मिल जाएगा। जब P2 मिल जाएगा देन हम P2 के बाद P2 मिल गया, देन P3 कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली जब P3 मिलेगा तो हम P4 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RP एक बार मिल गया, अब हमारे पास ऑप्शंस खुल गया। P2 by P1 is equals to 10 का पावर 1/3। So P2 by 100 किलो पास्कल is equals to 10 का पावर 1/3। यहाँ से आपको P2 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आ रही है, P2 की वैल्यू है समथिंग RP P1, जो उस पर लिखा है डायरेक्ट वैल्यूज को लिख देते हैं, ये रब कर देते हैं, हो गया। तो हमें कुछ वैल्यू यहाँ से P2 की मिल जाएगी, ठीक है। हमें P2 की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब P2 मिल गया है तो हमारे पास P3 बाई P2 है। P2 मिली है, ये 10 के बराबर है, RP की वैल्यू के बराबर। RP की वैल्यू कितनी थी, 10 1/3 के बराबर। P2 यहाँ से हमें मिलेगा, हम P3 निकाल लेंगे, फाइनली हमारे पास P3 इज इक्वल्स टू जो भी आएगा वो किलो पास्कल में आंसर होगा। छोटा सा न्यूमेरिकल था, यानी कि हमसे अगर कभी कुछ पूछता है ऐसा भी जिसमें प्रेशर रेशियो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस में दिया हो, तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस में हम लेके करेंगे क्या उसको, तो हमको क्या करना है, डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस को ब्रेक डाउन करना है डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस में। जैसा क्वेश्चन में कहा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस में काम कर रहा है। डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेजेस में करके क्या फायदा मिलता है, हम कंप्रेसर वर्क को रिड्यूस करते हैं और टरबाइन वर्क को कुछ नहीं चेंज होने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, टरबाइन वर्क भी बढ़ा, अब देखेंगे सिस्टम में टरबाइन वर्क भी बढ़ा हमारा और कंप्रेसर वर्क कम हुआ। तो जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो हमारे पास फिर से वही फॉर्मूला जो आप पहले पढ़ चुके हैं, W नेट अपॉन हीट सप्लाइड, या तो इसको बढ़ाएंगे या इसको घटाएंगे, दो ऑप्शन रहते हैं। W नेट आपका काम करता है WT टरबाइन वर्क माइनस WC कंप्रेसर वर्क। हम क्या करते हैं, कंप्रेसर वर्क को घटाने की कोशिश करते हैं और टरबाइन वर्क बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो जब भी दोनों को साथ में देखते हैं तो दोनों की वैल्यू ओवरऑल बढ़ती है। ये दोनों वैल्यू जो होंगे, नेट जो मिलेगा वो नेट हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। किसी एक में भी चेंज आएगा और दूसरा कांस्टेंट रहेगा
और यही चेंज आएगा कि ये घटे और ये कांस्टेंट है, या फिर ये बढ़े और ये कांस्टेंट है, तो टोटल नेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओवरऑल कि हाँ हमारे साथ ये नेट हो रहा है। तो जब भी हमें वैल्यूज रेशियो के टर्म में या स्टेजेस के टर्म में मिलेंगे, तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम स्टेजेस को इसी तरह से डिजाइन करेंगे कि हमारा प्रेशर रेशियो, जो ओवरऑल प्रेशर रेशियो है, वो मेंटेन रहे। और ओवरऑल प्रेशर रेशियो मेंटेन कैसे था हमने देखा अभी। जो प्रेशर रेशियो स्टेजेस में थे, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इक्वल है, हमने इक्वल लाने के लिए मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, तो P4 से P1 के बीच का रेशियो मिल गया। कि ये मल्टीप्लाई तो हमेशा होगा, बट वो रेशियो बराबर है कि नहीं ये क्वेश्चन बताएगा, हम नहीं, अपने से नहीं करेंगे। क्वेश्चन में बोलेगा कि वो स्टेजेस में बराबर है, देन वो बराबर है। अगर वो कहेगा कि बराबर नहीं है, देन हम उसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं बराबर। तो आज के लिए यही एक न्यूमेरिकल छोटा सा था जो आपको देखना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी नेक्स्ट हम लोग थ्योरेटिकल कुछ पोर्शंस और हैं जिसे कवर करेंगे, जैसे इंटरकूलिंग, रीहीटिंग, रीजनरेशन। इंटरकूलिंग क्या होता है उससे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, रीहीटिंग क्या होता है उससे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, रीजनरेशन क्या है हम रीजनरेशन को देखेंगे। तो हम उन सारे चीजों को देखेंगे जिससे हमारा वर्क आउटपुट बढ़ेगा। क्या दोनों को मिक्स करके भी काम कर सकते हैं, इंटरकूलिंग रीहीटिंग को, रीहीटिंग और रीजनरेशन को, इंटरकूलिंग रीजनरेशन को, या तीनों को मिक्स कर दें, इंटरकूलिंग रीहीटिंग और रीजनरेशन। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इन सारी चीजों को देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि हाँ एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे किस पोर्शन का, इंटरकूलर का। ओके, तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।